इतिहास के विद्यार्थी हैं, नवादा से आते हैं। नवादा की हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी होगी। ये गुप्त काल का पतन होने के बाद सर मगध रीजन में नवादा विश्व में आता है। यस एक मौखरी वंश ने कुछ शासन किया था कुछ समय तक, और फिर कुछ उत्तर गुप्तकालीन वंश ने भी किया था। सर कुछ पढ़ा है उसके बारे में? सर मैंने सिर्फ नाम सुना है, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि गुप्त काल के बाद बिहार के जो का इतिहास है, सल्तनत काल के शुरुआत तक या शेर शाह के शुरुआत तक 1540 तक, वो लगभग 540 से 1540, ये 1000 वर्ष के इतिहास बिहार का कैसा रहा? सर इस दौरान बिहार का जो इतिहास था वो मिला जुला रहा, क्योंकि शुरू में पाल वंश के अधीन बिहार की प्रगति काफ़ी हुई 200-300 सालों तक, लेकिन उसके बाद सर ये कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज में ही रहा। और फिर जो भी छोटे छोटे शासन छोटे छोटे वंश आए जैसे कन्नाड़ वंश, तो वो कुछ खास नहीं कर पाए। और फिर जब तुर्कों का बिहार का पॉलिटिकल वैक्यूम दिखता है गुप्त काल के बाद। सर क्या लगता है, आपकी इतिहास दृष्टि क्या कहती है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों शुरू हो गया गुप्त काल के बाद? सर इसका एक बड़ा कारण था कि सामंती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, और सामंतवाद में क्या होता है कि जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज होते जाता है, और इस कारण से सर ये कई बार पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करता है। तो आज तो हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करते हैं, ये अच्छा माना जाता है। सर ये चूंकि ये संविधान के तहत हो रहा है, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को न केवल अथॉरिटी दी जाती है, पावर दिया जाता है, बल्कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ होता है तो सर वो विकास की ओर जाता है। जबकि जो फ्यूडलिज्म के दौरान डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी पे बल दिया गया, तो वो विकास के स्थान पे विनाश की ओर लेकर गया। ठीक है रवि, आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।